हेलो बच्चों, कल मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के गठन या संगठन के बारे में समझा रहा था। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ या कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनेकों शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियों को कई भागों में विभाजित किया गया है। तो जिसमें पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार। तो दोबारा समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं वो कई प्रकार के हैं। जैसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, पाँचवा है अभिलेख न्यायालय, छठवां है मौलिक अधिकारों का संरक्षक और सातवां है संविधान का संरक्षण न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। लेकिन जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो भी दो प्रकार का, एक प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या होता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को ही हैं, या यूँ कहें कि ऐसे केस जिनकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है, तो उसे कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो इसके जो दो प्रकार हैं, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, तो इसका तात्पर्य होता है कि सिर्फ और सिर्फ जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही हो। और प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार का तात्पर्य होता है कि ऐसे केस जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही होती थी पहले तो, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत सारे कार्यों का वर्णन है या बोझ है, तो जिसके कारण उसके कुछ ऐसे केस हैं जिनकी सुनवाई किसी भी उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो यहाँ हम पहले प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के बारे में समझेंगे कि प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक या एकमेव क्षेत्राधिकार हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो जिसमें पहला है कि भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, यानी किसी भी विषय को लेकर नहीं, भारत सरकार और भारत के किसी भी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो ऐसे विवादों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। दूसरा है कि भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, कहने मतलब जैसे भारत सरकार का किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ या केंद्र शासित प्रदेश के अलावा राज्यों के साथ किसी चीज़ को लेकर कोई विवाद बना हुआ है, तो ऐसे विवादों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। या दो से अधिक राज्यों में भी आपस में, कहने मतलब ये जो दो पॉइंट पहले के थे वो तो भारत सरकार और राज्य और साथ ही साथ में उसके जो पड़ोसी जो अन्य राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ कोई विवाद बना हुआ है। और अगला जो आपके तीसरा पॉइंट है कि दो राज्यों में आपस में कोई विवाद हो गया है, तो ऐसे विवादों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। तो प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार,
संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं वे चाहे तो पहले किसी राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। तो प्रारंभिक समीपवर्ती क्षेत्राधिकार में कौन से विषय आते हैं? वो है मौलिक अधिकार। जैसे वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण लेते हैं। लेकिन कौन से न्यायालय की शरण लेंगे? पहले तो नियम यही था कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही हम उसकी याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन अब नियम ये है कि हम चाहें तो किसी भी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और चाहे सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने किसी भी मौलिक अधिकार के हनन के लिए केस कर सकते हैं। तो ये तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार थे। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किए हैं और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। अपीलीय का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए कि हमने कोई केस किया था जिला न्यायालय में और उस केस का जज ने जो भी फैसला सुनाया हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो भी फैसला सुनाया अगर हम उसके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हम अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय माना जाता है, यानी उसके बाद आप कहीं भी अन्य अपील नहीं कर सकते। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का तात्पर्य ये होता है कि जैसे किसी भी उच्च न्यायालय के फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है और यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे अभी हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के 2 प्रकार या 2 वर्ग हैं, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समीपवर्ती। तो इसी प्रकार से अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है संवैधानिक, दूसरा है दीवानी, तीसरा है फौजदारी और चौथा है विशिष्ट। तो संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। अर्थात उच्च न्यायालय किसी भी केस के बारे में ये कह दे कि भाई ये ऐसा विषय है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई कानूनी प्रश्न जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस की सुनवाई या अपील कहाँ पे की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी जिसमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। यानी पहले आरंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर नियम क्या था कि ऐसे केस की अपील की जा सकती थी सर्वोच्च न्यायालय में जिस केस में रुपए की राशि कम से कम 20,000 रुपये या उससे अधिक हो,
किंतु 1973 में 30वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित कर उक्त धनराशि की सीमा 20,000 रुपये से हटाते हुए अब यह निश्चित किया गया है कि सभी दीवानी विवादों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती। तो मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे विवादों की जा सकती थी, दीवानी विवाद जिनकी राशि लगभग 20,000 रुपये या उससे अधिक हो। लेकिन 1973 में जो 30वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया, जिसमें जो धन की राशि 20,000 रुपये या उससे अधिक तय की गई थी उसे हटा दिया गया है। और अब चाहे वो 10 रुपये का कोई केस हो, चाहे वो 50 रुपये का हो या 1,000 का हो या 10,000 का, तो ऐसे केसों के लिए हम अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो जिसमें नीचे के उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया था। तो फौजदारी केसों में कौन से केसों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? जैसे उदाहरण के लिए कोई केस चल रहा था वहाँ में जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय ने सामने वाले अभियुक्त को बरी कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस केस को अपने पास मंगाया और उस केस में सुनवाई करने के बाद उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है। तो ऐसे केस की अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय खुद भी ऐसे केस को अपने पास मंगा सकता है। उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया, यानी केस तो अभी एक तरह से निर्णित नहीं हुआ था या उसका निर्णय नहीं हुआ था किसी भी जिला न्यायालय में, लेकिन उस केस को बीच में से ही अपने पास उच्च न्यायालय ने मंगा लिया और उस केस में जो अभियुक्त था उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया। तो ऐसे केस के लिए अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए योग्य है, तो ऐसे केस की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब विशिष्ट कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। अतः अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो जो सैनिक न्यायालय होते हैं उनको छोड़ करके ये सारी प्रक्रिया की जाती है। अब जो आपके तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई भी संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। अब परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। तो या यूँ कहें कि राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है
किसी भी विधि या विधि से संबंधित कोई प्रश्न उसके सामने आया और उसमें वो असमंजस में है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय उसे परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेकिन इसमें ये भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया है, राष्ट्रपति उस परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। जैसे आप दोबारा समझिए कि मान लीजिए कोई विधि का ऐसा विषय है जिस पे राष्ट्रपति इसको असमंजस हो रहा है, या यूँ कहेंगे वो उसकी समझ में सही ढंग से नहीं आ रहा है, तो वो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उसको परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। मान लीजिए राष्ट्रपति ने जो परामर्श मांगा, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे परामर्श दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति भी उसके लिए बाध्य नहीं है, वो उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। तो ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार था। अब अभिलेख न्यायालय, तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के दो आशय हैं। पहला, इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। कहना मतलब जैसे कोई केस की सुनवाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस में जो भी फैसला सुनाया उसे अन्य न्यायालयों में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या वो जिला न्यायालय हो, और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। कहने मतलब न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है सामने वाले व्यक्ति को वह मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानता है तो न्यायालय उसे जो चाहे वो सज़ा दे सकता है। तो ये आपके अभिलेख न्यायालय। अब मौलिक अधिकारों का संरक्षण, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ लेख जारी किए जाते हैं। उनके नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख। और 7वां बिंदु है कि संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया। कहने मतलब संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संविधान को संरक्षण प्रदान करता है। तो संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य प्रदान किया गया, जिसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। पुनर्विलोकन का मतलब होता है जिस पर दोबारा से विचार विमर्श करना। यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों को विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। कहने मतलब चाहे वो संसद हो या किसी भी राज्य का विधानमंडल हो, उसके द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो संविधान के दायरे में नहीं है, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अवैधानिक का मतलब होता है ये कानून के दायरे में नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो बच्चों आपका ये पाठ 6 पूरा हो गया। अब हम यहाँ से आगे आपको पार्ट 7 के बारे में समझाएंगे। पाठ का नाम है राज्य सरकार।